नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और अब खबरों की ओर रुख करते हैं। बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के भतीजे की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि भतीजे की बुरी तरह से पीट पीट कर हत्या कर दिया गया, घायल किया गया पहले, उसके बाद उसकी मौत हो गई। मामला बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा का बताया जा रहा है। यहां पर आम के बाग की खरीदारी को लेकर ब्लॉक प्रमुख के भतीजे को मार डाला गया। इधर पुलिस को सूचना मिलते ही एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंची हुई है, छापेमारी कर रही है। भाई और वकील के साथ बाग खरीदने मृतक गया हुआ था, ये बताया जा रहा है। सुफियान पुलिस को अब तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ब्लॉक प्रमुख के भतीजे का नाम सुफियान था। वो भाई अकरम और एडवोकेट कादिर के साथ आम के बाग की पैमाइश करने गांव नीमखेड़ा गया था। पैमाइश के समय स्कॉर्पियो सवार एक शख्स घटनास्थल पर पहुंचा, नशे में गाली गलौज शुरू की। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर ही बुला लिया। इसके बाद आरोपी स्कॉर्पियो सवार ने अपने साथियों के साथ सुफियान और अकरम को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। सुफियान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अकरम बुरी तरह से घायल हो गया। वन विभाग से खफा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कालसी में डीएफओ कार्यालय पर 20 जनवरी को कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। विकासनगर से ये खबर है और इसके बाद विकासनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जौनसार बाबर में 1967 में पन्ना लाल सेटलमेंट एक्ट लागू हुआ था और इसे आज खत्म करते हुए जनजातीय क्षेत्र के लोगों के हक हकूक पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी और कहा कि अगर सरकार और वन विभाग जल जंगल जमीन के अधिकार यहां के लोगों को नहीं देते हैं तो आगामी 20 जनवरी को डीएफओ कार्यालय कालसी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जब से ये डबल इंजन की सरकार बनी है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, और लोगों ने भारी बहुमत से उस सरकार को बनाने का काम किया, लेकिन आज चारों तरफ हाहाकार मचा है। चाहे जनजाति क्षेत्र में जो अधिकार, जो जनजाति के लोगों को जो हक हकूक कांग्रेस सरकार में दिए गए, लेकिन आज उन हक हकूकों को छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे उनको मकान बनाने के लिए रेत बजरी मुहैया कराने की बात थी, चाहे माफी की लकड़ी देने की बात थी, कई बार उनके अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद उस एक्ट के अनुसार कार्य करने के बावजूद भी सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। तब कांग्रेस के साथियों ने फैसला किया है कि अगर आपके माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और अगर उसके बावजूद भी सरकार ने उन हक हकूकों को सुरक्षित रखने का काम नहीं किया तो फिर मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा और उनका घेराव करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव है और इसे लेकर शिंदे गुट की शिवसेना ने जोरदार मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रायगढ़ जिला परिषद पर शिवसेना का भगवा फहराने का संकल्प लिया है और इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के अलीबाग तालुका अंतर्गत रायगढ़ अबेपुर जिला परिषद समूह संख्या 31 के लिए आज पोयनाड में एक भव्य कार्यकर्ता संवाद और समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में शिव सैनिकों और समर्थकों की उपस्थिति देखने को मिली। इस अवसर पर विधायक महेंद्र दलवी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुडुस जिला परिषद चुनाव के लिए रसिका राजा केड़ी के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी। उन्होंने भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील की। इस दौरान कहा गया कि विश्वास हमें है कि आप लोग हमारी उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे। शिवसेना के नेता मानसी दलवी और उम्मीदवार रसिका केशी रायगढ़ जिला परिषद में सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाएंगे। बैठक के दौरान भाजपा और शेतकरी कामगार पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने खुलकर
शिंदे गुट की शिवसेना में प्रवेश किया और इससे पार्टी को क्षेत्र में और अधिक मजबूती मिलने की बात कही जा रही है। रायगढ़ जिले में शिवसेना शिंदे गुट की यह सक्रियता आगामी चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदलने का अब संकेत दे रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के ज्ञान गंगा अभयारण्य में एक शाही मेहमान की धमाकेदार एंट्री हुई है। बिल्कुल सही सुना आपने, एक नर बाघ ने यहां कदम रखा है। शनिवार 3 जनवरी की देर रात और रविवार तड़के करीबन 2 बजे पीके सिटी एक नाम के एक नए नर बाघ को देखा गया। बोरखेड़ तारापुर जंगलों से सटे ज्ञान गंगा अभयारण्य में सफलतापूर्वक इसे छोड़ा गया है। ये बाघ पेंच अभयारण्य से लाया गया है, जबकि इसका मूल निवास पांढेरवाड़ा बाघ अभयारण्य बताया जा रहा है। खास बात यह रही है कि बाघ ने मात्र 3 घंटे में ही जाल से घिरे क्षेत्र में खुद को पूरी तरह से सहज कर लिया। सुबह करीबन 6:30 बजे उसने अपना पहला शिकार कर जंगल में अपनी ताकत और क्षमता का परिचय दे दिया। वन्यजीव विभाग ने बाघ के लिए पहले से ही शिकार की व्यवस्था कर रखी थी। पीके सिटी 1 की उम्र करीबन 35 महीने है और वो अभी किशोर अवस्था में है। फरवरी मार्च 2023 में उसकी मां की मृत्यु के बाद उसे और उसकी बहन को पेंच अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया था। अब 3 साल बाद इस बाघ को ज्ञान गंगा लाया गया है, जबकि उसकी बहन अभी भी पेंच में ही है। बाघ की मौजूदगी से न सिर्फ ज्ञान गंगा अभयारण्य की जैव विविधता को मजबूती मिलेगी, बल्कि ये क्षेत्र वन्य पर्यटन की दृष्टि से भी नई पहचान बनाएगा। बुल्ढाना जिले के लिए ये नए साल की एक बड़ी और गर्व की सौगात है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और परिवहन विभाग की लापरवाही से सड़क पर ओवरहाइट और ओवरलोड ट्रक डबल ट्राला जोड़कर दौड़ रहे हैं। आज सुबह पड़ुआ थाना क्षेत्र के निघासन रोड पर एक ओवरलोड ट्रक पलट गया। हादसा इतना भयानक था कि कई वाहन ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। ट्रक इतनी गंभीर स्थिति में पलटा कि जेसीबी से उठाने के दौरान भी पलटता ही चला गया और इससे लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन जनता की सुरक्षा की बजाय केवल चालान और शुल्क के लिए कार्रवाई करती है। सोशल मीडिया पर ट्रकों के ओवरलोड और डबल ट्रॉली जोड़ने के वीडियो भी वायरल हुए हैं। इसके बावजूद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह की लापरवाही से जिले में कई मौतें भी हो चुकी है। अब सवाल खड़ा होता है कि सड़क सुरक्षा अभियान का असली उद्देश्य आखिर क्या है। और बिजनौर के बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम साहूवाला गोसाईवाला इलाके में 2 पक्षों के बीच विवाद भड़क गया। विवाद के दौरान दोनों तरफ से लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया। इस झड़प में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इससे इलाके में दहशत और भगदड़ मचती हुई दिखाई पड़ी। घायल पक्ष ने थाने में तहरीर दी और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। स्थानीय पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पक्ष की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और संभल में विद्युत चोरी को लेकर विद्युत विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की अगुवाई में टीम ने थाना नखासा और सभी क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया। जांच में कई घरों में विद्युत चोरी पकड़ी गई। विद्युत विभाग ने सभी कनेक्शन काट दिए और केबल भी हटा दिया। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि जिन क्षेत्रों में लाइन लॉस अधिक होगा वहां लगातार विद्युत जांच की जाएगी। विद्युत चोरी पकड़े जाने पर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा और इस अभियान का उद्देश्य न केवल चोरी रोकना बल्कि जनता में चेतना बढ़ाना और बिजली की बचत सुनिश्चित करवाना है। क्या कुछ पाया गया है? संभल में गत वर्ष 1 सितंबर से हमने बिजली चोरी रोकने का अभियान पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के सहयोग से आरंभ किया था और उसमें 150 करोड़ से अधिक रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई थी और इसी क्रम में ये अभियान निरंतर चल रहा है। और आज राय शक्ति क्षेत्र और सराय तरीन क्षेत्र जहां लाइन लॉस 50% से अधिक है, उन पॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें ई रिक्शा अवैध तरीके से
चार्जिंग किया जा रहा था, वहाँ कोई कनेक्शन नहीं था। उसके अतिरिक्त एक मिनी बिजली घर मिला जहाँ अन्य घरों में बिजली की सप्लाई हो रही थी और अवैध रूप से जो डेयरी है उसका भी संचालन किया जा रहा था, क्योंकि किसी भी रूप में कोई वहाँ परमिशन भी नहीं है और कोई मीटर भी नहीं मिला। सर, तो मस्जिद को भी चेक किया? हाँ, एक मुस्तफा मस्जिद है, वहाँ पर भी बिजली चोरी मिली है और उन सभी को भी हम जिनको आइडेंटिफाई किया है उन सभी को देख करके एक साथ हम FIR दर्ज कराएंगे और दंड की कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ पाया? और हरदोई से बड़ी खबर, जहां अधिवक्ता दीपक पाल पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में जिले भर के अधिवक्ताओं ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बार एसोसिएशन हरदोई की आम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसके बाद अधिवक्ता न्याय कार्य से पूरी तरह से विरत हो गए। हड़ताल के चलते कलेक्ट्रेट और कचहरी परिसर में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ और इससे आम जो लोग हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि होटल मालिक और कर्मचारियों के द्वारा किया गया हमला पूरे अधिवक्ता समाज पर हमला है। वे मांग कर रहे हैं कि नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो, तभी हड़ताल खत्म होगी। कोतवाली सिटी पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास, गंभीर चोट, सामूहिक अपराध और धमकी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से रंजना होटल के कथित अवैध अतिक्रमण को हटाने की भी मांग की है। पुलिस का कहना है कि कई टीमें दबिश दे रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अधिवक्ताओं का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती। हरदोई की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अधिवक्ता दीपक पाल पर एक होटल के मालिक और कर्मचारी के तरफ से आरोप लगे हैं कि उन्होंने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद दीपक पाल गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और इसे देखते हुए ही अधिवक्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा है। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस तरह से मारपीट की गई है, जिस तरह से दीपक पाल पर जानलेवा हमला किया गया है, यह सिर्फ उन पर हमला नहीं हुआ है बल्कि पूरे जितने भी अधिवक्ता है उन पर हमला किया गया है। मांग की जा रही है अधिवक्ताओं की तरफ से कि जितने भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ की गिरफ्तारी के लिए अभी भी छापेमारी चल रही है। जल्द ही सभी दोषियों को पकड़ लिया जाएगा, पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, हरदोई की तस्वीर है, प्रदर्शन चल रहा है, जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक सभी दोषी इसमें गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं कोर्ट, अब अधिवक्ताओं की हड़ताल है तो इससे परेशानी कहीं ना कहीं आम जनता की हो रही है। खैर, अब देखना है कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी और आखिरकार कब तक अधिवक्ताओं का यह हड़ताल जो है वो जारी रहेगा। चित्रकूट के हनुमानगंज से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के करीबी पर गांव में एक गंभीर घटना हुई। एक ग्रामीण ने उनके घर के बाहर अपने गमछे से लटक कर सुसाइड करने का प्रयास किया और इसे स्थानीय लोगों और पुलिस ने समय रहते ही रोका। पीड़ित को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और उसकी हालत खतरे से फिलहाल बाहर बताई जा रही है। इस घटना को लेकर यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल के बड़े भाई और ग्राम प्रधान अरुण कुमार सिंह ने इसे विरोधियों की साजिश बताया है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई है ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। अरुण कुमार सिंह ने बताया कि उनके परिवार की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए विरोधी लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने गांव में हाल में ही हुए अन्य हमलों और परेशानियों का भी जिक्र किया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। घटना ने स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी है और प्रशासनिक जांच जारी है। अब ये तो ज्यादा मुझे क्यों वो ऐसा कर रहा है, लेकिन ये राजनीतिक देश भावना के तहत ये हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ किया जा रहा है। मैं जब ये शाम को मुझे खबर मिली, सूचना मिली, तो मैंने यहाँ हनुमानगंज चौकी को सूचना दी। वहाँ से दीवान जी गए तो हमने देखा तो ये हमारे मेन गेट पर ग्रिल में ये अपने गमछे से ये फांसी टाइप लगाया था। तुरंत जो है दीवान जी वगैरह जो भी थे वो हमारे साथ, उन्होंने तुरंत उसको उतारा और फिर हमारी गाड़ी में ही पुलिस ने इसको लेकर के ये अस्पताल पहुंची और अस्पताल पहुंचने के बाद इसका इलाज हुआ। वहाँ
इसके बाद इनको जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया एहतियातन, वहाँ ठीक ठाक थे ये। केवल ये षड्यंत्र हमारे परिवार को, चूँकि राजनीतिक परिवार है हमारा, हमको और हमारे छोटे भाई और हमारी छोटी बहू को बदनाम करने की पूर्णतः साजिश है ये। अब मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि सीबीआई जांच कराई जाए, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में तेज धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया था। वेनेजुएला सरकार ने सीधे सीधे अमेरिका पर मिलिट्री एग्रेशन का आरोप लगाया, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि ट्रंप प्रशासन को इन धमाकों और हवाई गतिविधियों की पहले से ही जानकारी थी। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सुरक्षा घटना है या फिर इसके पीछे छिपी है तेल की जंग। वेनेजुएला दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा कच्चा तेल है, करीबन 303 अरब बैरल, और यही काला सोना अमेरिका की सबसे बड़ी दिलचस्पी माना जा रहा है। तो क्या काराकास में हुए धमाके सिर्फ इत्तेफाक है या फिर एक बड़ी भू राजनीतिक साजिश की शुरुआत? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला की राजधानी काराकास हाल के दिनों में तेज धमाकों से दहल उठी है। स्थानीय मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रणनीतिक इलाकों के पास संदिग्ध हवाई हमले जैसी घटनाएं देखी गई। इन धमाकों के बाद कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई और सड़कों पर यातायात भी प्रभावित हुआ। वेनेजुएला सरकार ने सीधे अमेरिका पर मिलिट्री एग्रेशन का आरोप लगाया है, नेशनल इमरजेंसी घोषित की है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमलों को लेकर ट्रंप प्रशासन पर सवाल उठे हैं। अमेरिका स्थित न्यूज मीडिया के हवाले से बताया गया कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारी को शनिवार तड़के वेनेजुएला की राजधानी काराकास के ऊपर धमाकों की गतिविधियों की जानकारी थी। सवाल यही है कि अमेरिका आखिर वेनेजुएला में दखल क्यों चाहता है और उसका असली मकसद क्या है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार वाला देश है। अमेरिका ऊर्जा सूचना प्रशासन के मुताबिक देश के पास करीबन 303 अरब बैरल कच्चा तेल है, जो दुनिया के कुल भंडार का लगभग 5वां हिस्सा माना जाता है। यही काला सोना अमेरिका की सबसे बड़ी दिलचस्पी की वजह है। अमेरिका खुद तेल का बड़ा उत्पादक है, लेकिन उसे भारी और खट्टे कच्चे तेल की जरूरत पड़ती है, जिससे डीजल, डामर और भारी मशीनों के लिए ईंधन तैयार किया जाता है। इस तरह तेल वेनेजुएला के पास प्रचुर मात्रा में है और यही मुख्य वजह माना जा रहा है। उत्पादन गिरा, संकट बढ़ा। हालांकि वेनेजुएला के पास विशाल तेल भंडार है, लेकिन उत्पादन लगातार गिरता गया है। आज देश करीबन 10 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन करता है, जबकि 1999 से पहले ये आंकड़ा करीबन 35 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच चुका था। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, जर्जर बुनियादी ढांचा और राजनीतिक अस्थिरता इसके मुख्य कारण है। सत्ता और राजनीति की लड़ाई। अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को निशाने पर रखा है। वॉशिंगटन का आरोप है कि मादुरो सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं करती और चुनाव में गड़बड़ी करती है। वहीं वेनेजुएला का दावा है कि ड्रग्स और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की आड़ में अमेरिका असल में उसके तेल संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहता है। रूस और चीन फैक्टर। वेनेजुएला को रूस और चीन का खुला समर्थन मिलता रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मादुरो सरकार के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। इससे ये टकराव सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला तक सीमित न रहकर एक बड़े वैश्विक शक्ति का रूप ले चुका है। सैन्य ताकत में कितना फर्क। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है, जबकि वेनेजुएला इस सूची में 50वें स्थान पर है। सैनिकों की संख्या, हथियार, तकनीक और संसाधनों के मामले में अमेरिका वेनेजुएला से कई गुना आगे है और यही वजह है कि किसी भी संभावित टकराव में संतुलन अमेरिका के पक्ष में नजर आता है। अमेरिका आखिर चाहता क्या है? विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका का मकसद सिर्फ सैन्य दबाव बनाना नहीं, वो चाहता है कि वेनेजुएला का तेल वैश्विक बाजार के लिए खुले, अमेरिकी और पश्चिमी कंपनियों को वहां निवेश का मौका मिले, रूस और चीन का प्रभाव कम किया जाए और वेनेजुएला में ऐसी सत्ता व्यवस्था बने जो अमेरिका के हितों के अनुकूल हो। हालिया हमलों को सीमित सैन्य कार्रवाई माना जा रहा है और किसी बड़े नागरिक नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालत बेहद ही संवेदनशील बने हुए हैं। मादुरो सरकार बातचीत कर रही है, जबकि ट्रंप प्रशासन की नीतियां दबाव बढ़ाने की ओर इशारा करती है।
अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ये तनाव यहीं थमेगा या वेनेजुएला एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का नया केंद्र बन जाएगा। दक्षिण अमेरिका दुनिया की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक अमेरिकी डॉलर के इर्द गिर्द घूमती रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल की खरीद फरोख्त और इसके साथ ही विदेशी निवेश, हर जगह डॉलर सबसे भरोसेमंद मुद्रा माना गया है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये तस्वीर तेजी से बदलती दिख रही है। वैश्विक राजनीतिक आर्थिक प्रतिबंधों का डर, मुद्रा उतार चढ़ाव और रणनीतिक हितों में कई देशों को यह सोचने पर अब मजबूर कर दिया है कि क्या डॉलर पर पूरी निर्भरता सुरक्षित है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक अमेरिकी डॉलर के इर्द गिर्द घूमती रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल की खरीद फरोख्त, कर्ज और विदेशी निवेश, हर जगह डॉलर सबसे भरोसेमंद मुद्रा माना गया। लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह तस्वीर तेजी से बदलती हुई दिख रही है। वैश्विक राजनीति, आर्थिक प्रतिबंधों का डर, मुद्रा उतार चढ़ाव और रणनीतिक हितों ने कई देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या डॉलर पर पूरी निर्भरता सुरक्षित है। और यही वजह है कि अब लोकल करेंसी ट्रेड यानी अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार का चलन बढ़ रहा है। अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों ने इस बदलाव को तेज किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस को डॉलर और यूरो आधारित वित्तीय व्यवस्था से बाहर किया गया, तब उसने वैकल्पिक रास्ते अपनाए। रूस ने एशियाई देशों के साथ रूबल, युआन और अन्य स्थानीय मुद्राओं में भुगतान बढ़ाया ताकि उसका व्यापार रुके नहीं। इससे यह साफ हो गया कि डॉलर आधारित सिस्टम से बाहर भी व्यापार संभव है। भारत ने भी हाल के कुछ वर्षों में इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। सरकार और रिजर्व बैंक ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचा तैयार किया है। रूस के साथ तेल, कोयला, रक्षा सौदे में रुपए और अन्य वैकल्पिक मुद्राओं का इस्तेमाल हुआ। ईरान के साथ भी प्रतिबंधों के दौर में रुपए में भुगतान की व्यवस्था अपनाई गई थी। नेपाल और भूटान में भारतीय रुपया पहले से ही व्यापक रूप से स्वीकार्य है, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश और यूएई के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट की पहल ने भारत की आर्थिक भूमिका को मजबूत किया है। चीन इस बदलाव का एक और बड़ा केंद्र है। वो अपनी मुद्रा युआन को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रहा है। रूस चीन के बीच ऊर्जा और कच्चे माल का बड़ा हिस्सा युआन रूबल में सेटल हो रहा है। सऊदी अरब के साथ कुछ तेल सौदों में युआन के इस्तेमाल की खबरों ने ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी चीन अपने कर्जे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में युआन को आगे बढ़ा रहा है। खाड़ी देशों में भले ही डॉलर की पकड़ अब भी मजबूत हो, लेकिन यूएई जैसे देश वैकल्पिक भुगतान ढांचे को अपनाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तो वहीं लैटिन अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना ने आपसी व्यापार में अपनी मुद्राओं के इस्तेमाल पर सहमति बढ़ाई है। यूरोप ने भी ईरान के साथ व्यापार बचाने के लिए इंस्टेक्स जैसी वैकल्पिक भुगतान तंत्र विकसित किया। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि डॉलर का वर्चस्व खत्म हो गया। आज भी वैश्विक व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, लेकिन ये साफ है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था से बहुध्रुवीय मॉडल की ओर बढ़ रही है। लोकल करेंसी ट्रेड केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक कदम है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। दुनिया की फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।